Hello everyone, it is the fourth lecture of solution and today topic is vapor pressure of liquid. Now what is vapor pressure? The pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर जो वेपर क्रिएट करेगी किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। और किस पॉइंट के ऊपर? एट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब देखो इसको आप कैसे समझो। मेरे पास दो कंटेनर है, एक ओपन कंटेनर है, दूसरा क्या है? क्लोज कंटेनर है। दोनों के अंदर मैंने क्या रखा भाई? वाटर है इसके अंदर। जैसे ही मैं इसको हीट देता हूँ, नीचे से बर्नर लगाता हूँ और हीट देता हूँ, तो वाटर क्या करेगा? इवेपोरेशन स्टार्ट करेगा और जो वेपर है वो क्या करेगी? बाहर जाना स्टार्ट कर देती है, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देती है अभी। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ हीट देता हूँ तो हीट से क्या होगा? ये वेपर बनेगी। अब देखो एक तो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर और कुछ मॉलिक्यूल क्या है? बल्क के अंदर। बल्क यानी अंदर है। जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके अराउंड भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, भी अट्रैक्शन फोर्स होगी। बट जो सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल के बस इस साइड क्या होगी? अट्रैक्शन फोर्स होगी। हर एक साइड तो नहीं अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल में, थोड़ी इधर होगी, लेकिन ऊपरली साइड कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है इसके अंदर। ओके, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रैंडमली बाहर मूव कर जाते हैं। इसको बोलते हैं एवेपोरेशन। ओके, बट जो क्लोज कंटेनर है, देखो क्लोज कंटेनर के अंदर सेम फिनोमिना होगा। तो जो सरफेस मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे? ऊपर एस्केप करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारे पास कंटेनर क्या है? क्लोज कंटेनर होगा। तो क्लोज कंटेनर के अंदर क्या होगा? जो वेपर मॉलिक्यूल है यहाँ जाके क्या करेंगे? वो कंडेंस हो जाते हैं अभी इस पॉइंट पे जाके, यानी इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और ऊपर फिनोमिना होगा जो, उसको क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन। यानी ऊपर जाएगा मॉलिक्यूल, एवेपोरेशन प्रोसेस है, और नीचे आएंगे मॉलिक्यूल्स यानी कंडेंस होने के बाद, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी इस क्लोज कंटेनर के अंदर दोनों प्रोसेस होगी, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो इसी पॉइंट पे क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम। और जैसे इक्विलिब्रियम होगा तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये इसके ऊपर वेपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी वो प्रेशर जो वेपर क्रिएट करेंगी किसके ऊपर? सरफेस ऑफ लिक्विड। और कब क्रिएट करेंगी? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, देखो मेरे पास लिक्विड था, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। और वेपर किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड के अंदर। तो ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है भी, और उसी दौरान वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो समझ में आ गया ना इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग था यहाँ। अब देखो इसमें दो पॉइंट निकल के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। जो सरफेस मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? लेस होती है हमेशा। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड पॉइंट आता है मोर काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी मोर होगी? सरफेस मॉलिक्यूल की। ठीक है ना। तो सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी उनकी? कम। ओके, नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मीनिंग होगा? यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा जो आपके पास लिक्विड है जिसका आपने वेपर प्रेशर चेक करना है, उसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की है। जो मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर, उसमें बॉन्डिंग कैसी होगी। अगर वीक बॉन्डिंग है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका हाई होगा। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका लो। नाउ वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। यानी वेपर प्रेशर जिस लिक्विड का आप चेक करते हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल। इसको आप ऐसे समझो जैसे मेरे पास दो कंटेनर है, कंटेनर ए और दूसरा कंटेनर क्या है? बी। पहले कंटेनर के अंदर मेरे पास लिक्विड है H2O और दूसरे कंटेनर के अंदर मेरे पास लिक्विड है C2H5OH, एल्कोहल यानी इथेनॉल। तो अब देखो दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? तो पहले बॉन्डिंग देखो। अब H2O का वन मॉलिक्यूल और दूसरा H2O का मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग होगी भाई। ओके, सेम जो इथेनॉल है उसके एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होगी? H बॉन्डिंग होगी, यानी इसमें भी क्या होगी? अब H बॉन्डिंग। अब आपको चेक करना पड़ेगा किसके अंदर H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। अब जो हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल हैं उसके बीच में क्या है? अब एक
वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ 4H बॉन्ड बनाता है भाई, यानी 4H बॉन्ड होंगे इसमें। वाटर का एक मॉलिक्यूल 4H बॉन्ड बनाता है और उसमें अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल वो कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 1H बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्डिंग किसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगी, वाटर के अंदर। अब देखो वाटर के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर अल्कोहल का ज़्यादा होगा। यानी वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, जिसमें बॉन्डिंग क्या होगी, वीक, और अल्कोहल के अंदर बॉन्डिंग क्या है, वीक विद कंपेरेबल टू वाटर। ओके, ऐसे समझो आप, जैसे H2O एक लिक्विड ये आपके पास, दूसरा है C2H5OH इथेनॉल, और तीसरा लिक्विड है आपके पास ईथर CH3OCH3। अब ये बताओ भी इनमें से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जिसके अंदर बॉन्डिंग वीक होगी। अब देखो इन दोनों में से वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा क्योंकि बॉन्डिंग इसके अंदर वीक है। अब ईथर के अंदर कोई भी H बॉन्डिंग नहीं होती, ओके, डाई इथाइल ईथर है ये, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा इसका होगा भाई, यानी बॉन्डिंग वीक वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब आप देखो जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब यहाँ बॉन्डिंग क्या भाई, थोड़े मॉलिक्यूल क्लोज हैं और यहाँ देखो मॉलिक्यूल थोड़े डिस्टेंस पे हैं, जिस वजह से ये बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी और ये बॉन्डिंग क्या होगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है अभी। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अब एपोरेशन रेट क्या होगी, इंक्रीज होती है, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज हो जाता है भाई। अब देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर ऑन दी लिक्विड सरफेस। वेपर प्रेशर के लिए कंडीशन क्या थी, एक तो आपका कंटेनर क्लोज हो, दूसरा लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। अब देखो जैसे ही वेपर बनेंगे ये, तो वेपर किसकी वजह से बनेंगे, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है ये एवापोरेट होते जाएंगे। अगर मैं हीट दे देता हूँ या बर्नर लगाता हूँ तो जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल की इंक्रीज कर जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो एवापोरेशन रेट इंक्रीज करेगी, एवापोरेशन रेट इंक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सरफेस मॉलिक्यूल्स की या सभी मॉलिक्यूल्स की, जिस वजह से वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो थर्ड फैक्टर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, हाई होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट लेस, वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई, क्योंकि जो जितना जल्दी बॉयल होगा उसके वेपर उतने जल्दी बनेंगे, इस वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका हाई होता है भाई। ओके, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें देखो ये हमने सेम टेम्परेचर पे किया था वैसे तो स्टार्टिंग में फिनोमिना। अगर हम देख लेते हैं दोनों में से, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है भाई, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई चला जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड। अब प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड से क्या मीन है ये आपका, कि आपके पास प्योर लिक्विड होगा, यानी जिसका वेपर प्रेशर चेक करना है। मान लो आप ऐसे समझो, इसका आपके पास दो लिक्विड है, ठीक है ना, ये लिक्विड आपके पास A और ये लिक्विड आपके पास B है। जैसे आप दोनों का वेपर प्रेशर चेक करते हो तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, P0A, और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, P0B। P0A मीन क्या होता है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। P0 का मीनिंग होता है प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स कर देता हूँ। अब मान लो इसके तो देखो 3 मोलिक्यूल एवापोरेट होते हैं, नहीं 3 मोल, और इसके 2 मोल मान लो, वैसे माने हमने वेपोरेशन होता है, यानी वेपर प्रेशर यहाँ 3 मोल की वजह से या 2 मोल की वजह से है, ऐसे मान लो। अब जैसे ही दोनों को आप मिक्स कर देते हो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या तैयार होगा, आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो जाता है अभी, यानी ये सॉल्यूशन तैयार होगा। और सॉल्यूशन क्या है, A+B कंपोनेंट है इसके अंदर, A+B दोनों कंपोनेंट। अब देखो सरफेस के ऊपर है ना, जो A और B दोनों के कंपोनेंट अवेलेबल हो गए भाई, दोनों के मोल्स अवेलेबल हो गई या मॉलिक्यूल A B A B A B A B ऐसे। अब देखो, अब ये तो वेपर प्रेशर था P0A, यहाँ A का वेपर प्रेशर क्या होगा, PA और PB, यानी दोनों का वेपर प्रेशर आएगा इसमें। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब देखो P0A ग्रेटर होगा PA से, क्यों ग्रेटर होगा, देखो भाई यहाँ तो जो वेपर प्रेशर है, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है वो क्या है, ज़्यादा है, बट यहाँ सरफेस पे मॉलिक्यूल क्या है, लेस हो गए,
इस वजह से वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा आएगा प्योर का और इसका क्या आता है लेस। या आप ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे वाटर के अंदर आप सोल्ट ऐड करते हो, वाटर का जो वेपर प्रेशर पहले होता है वो क्या होगा हाई आता है भाई, लेकिन जैसे सोल्ट ऐड कर देते हो तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है भाई उसका डिक्रीज हो जाता है भाई। ओके, अब देखो फिफ्थ पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। यानी जो वेपर प्रेशर है वो शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कंटेनर की। क्यों नहीं डिपेंड करता भी? क्योंकि जो प्रेशर है ना वो पर यूनिट एरिया निकाला जाता है। इस वजह से अगर कंटेनर का साइज बड़ा या छोटा ले लेते हो ना तो प्रेशर पे वेपर प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। इस टॉपिक के दो नेम हो गए भाई। फर्स्ट तो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो लिक्विड लिक्विड से मीन क्या होगा आपका सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही क्या होंगे आपके लिक्विड स्टेट में होंगे। जो नेक्स्ट नेम आता है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स क्या थे, एक साइंटिस्ट थे भी, उन्होंने ये लॉ दिया था। तो देखो वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल क्या होते हैं जो ईजिली अवेपोरेट हो जाते हैं अभी, या जिनको ईजिली अवेपोरेट किया जा सकता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल। अब देखो डेफिनेशन क्या दी थी उन्होंने, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच component in a solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। देखो मैथमेटिकल समझो इसको, तो उन्होंने क्या बोला था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, एक कंटेनर में ए दूसरे कंटेनर में बी। जैसे मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है ए बी। ओके, अब देखो डेफिनेशन क्या बोलती है अभी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट यानी पी ए और दूसरा कंपोनेंट क्या है पी बी। ये सोलवेंट मान लो, ये क्या है सोल्यूट। देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इज इक्वल टू दी, किसके इक्वल होगा अभी वो प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नोट ए, तो इसका क्या होगा पी नोट बी होगा, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी प्रोडक्ट किसके साथ आता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन एक्स ए के लिए मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा और सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा एक्स बी होगा। देखो वैसे तो इसको जीटा बोला जाता है अभी, लेकिन बुक के अंदर एक्स लिखा होता है तो मैं एक्स बोल देता हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये जीटा होता है। ओके, और उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ऐसी होती है, लॉन्ग होती है जीटा ऐसे। ओके, तो हम एक्स बोल देते हैं इसको। तो क्या था वेपर प्रेशर, यानी ये पार्शियल वेपर प्रेशर। अब देखो पार्शियल और सिंपल प्रेशर में क्या फ़र्क होता है। पार्शियल तो होता है जब भी हम हर एक कंपोनेंट का प्रेशर अलग से मापेंगे तो उसको बोलते हैं पीए पार्शियल प्रेशर। अगर हम टोटल बोलेंगे तो वो क्या आएगा आपका प्रेशर आता है। तो ये फ़र्क होता है पार्शियल और प्रेशर के अंदर। पार्शियल प्रेशर वो होता है जो ईच कंपोनेंट का आएगा, जैसे ए का बी का सी का अलग अलग है तो वो क्या होता है पार्शियल प्रेशर। जब वो टोटल हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हम प्रेशर। ओके, तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर है इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, नोट लिखा है तो प्योर कंपोनेंट इनटू या प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। अब आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक कंपोनेंट है और इसका अगर आप प्रेशर देखते हो अलग से बिल्कुल प्योर स्टेट में, तो प्रेशर क्या आएगा इसका पार्शियल प्रेशर पी नोट ए आता है अभी वो, क्योंकि प्योर फॉर्म में इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है। जैसे आप इसको सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो, सोल्यूट के साथ ऐड करते हो तो क्या बनेगा सॉल्यूशन, तो जो पी नोट ए है वो चेंज हो जाता है पी ए के अंदर, पी आ जाता है। यानी ये क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और ये क्या है पी नोट ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ओके, अब वो किसके इक्वल है प्रोडक्ट, यानी किसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और एक्स ए इसके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, क्योंकि अब चेंज हो जाता है। देखो जो यहाँ वेपर प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर ए का और यहाँ है वो दोनों अलग अलग है, यानी पी नोट ए इज नॉट इक्वल टू पी ए, इक्वल नहीं होगा एक दूसरे के, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को।
अब जैसे सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बल्कि इसका वेपर प्रेशर हाई आएगा और इसका वेपर प्रेशर क्या आता है, हमेशा लो आता है भाई। ओके, अब देखो जो ये वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, जितने इसके मोल बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जितने इनके मोल आएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है वेपर प्रेशर। और ये वैल्यू तो क्या होगी, फिक्स होती है, जैसे वाटर के लिए ये वैल्यू फिक्स है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब वाटर का जो वेपर प्रेशर है आप यहाँ देखो या कहीं और देखो तो वो तो फिक्स आएगा हमेशा के लिए। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म तो किसका काम करेंगी, कांस्टेंट का काम करेंगे। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन आ जाती है, देखो सेकंड डेफिनेशन क्या है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी जितने मोल फ्रैक्शन ए के होंगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा। उसी तरह पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो ये दोनों, या ये डेफिनेशन बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, अगर आप बी के लिए डेफिनेशन बनाना चाहते हो सेम डेफिनेशन रहेगी, क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन वे। ओके ओके, तो हमने दो डेफिनेशन की हैं राउल्ट्स लॉ की। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए, और पी बी क्या था, पी नोट बी एक्स बी। ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थी। ओके, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। और सेकंड हमने क्या डेफिनेशन बनाई थी भाई, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स बी, ठीक है ना। तो अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। पी नोट ए क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। देखो मान लो ये ए के आपके पास वाटर है और वाटर का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो क्या होगा, फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है भी। आप कोई जगह चेंज करो, यहाँ वेपर प्रेशर निकालो या लैब के अंदर या कहीं दूसरी कंट्री के अंदर, वो क्या आएगा आपका, सेम आता है। तो इस वजह से पी नोट ए क्या रहेगा, यहाँ कांस्टेंट है। उसी तरह पी बी, अगर बी आपका सोल्यूट है कोई भी तो क्या आ जाएगा, ये पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। देखो अब सेम है ना दोनों के दोनों, तो इसका मतलब दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड होती हैं भाई। तो एग्जाम में आप ये डेफिनेशन यूज कर लो, यानी अगर ये लिखते हो तो आपको डेफिनेशन प्रोपोर्शनैलिटी वाली यूज करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम में ये डेफिनेशन यूज करते हो तो ये आपको राइट करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। अगर ये यूज करो ये कंप्लीट राइट करना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए क्या होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी नोट ए एक्स ए, ये वैल्यू थी भाई। पी बी की वैल्यू क्या थी, पी नोट बी एक्स बी। ओके, हम क्या कर लेते हैं, अब एक्स बी की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। कैसे, आपको पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है भाई, 1 के। जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है ना हमेशा वो क्या होता है भाई, 1 होता है। तो एक्स बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स ए। तो मैं एक्स बी की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ए आएगी भाई, इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए है। पी नोट बी को मैं आगे लिख लेता हूँ तो क्या आएगा, पी नोट बी माइनस प्लस लिख लो पी नोट ए एक्स ए माइनस पी नोट बी एक्स ए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स ए कॉमन आएगा, पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए माइनस पी नोट बी वी। ओके, अब देखो, अब आपके माइंड में ये आता है कि हमने ये वैल्यू एक्स बी ही की क्यों रिप्लेस की, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू क्यों नहीं रिप्लेस की। तो इसके लिए आप डायग्राम देखो, डायग्राम में हमने क्या माना था, जो वेपर प्रेशर है ना पी ए प्योर स्टेट के अंदर वो ग्रेटर है पी नोट बी, ठीक है ना। ये आपकी मर्जी होती है, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे भी इसको मान सकते हो
कि वेपर प्रेशर बी का मोर है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है प्योर स्टेट के अंदर। अगर आप ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा काउंट मानते हो, क्योंकि दोनों का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूट और सोलवेंट का, वो क्या होता है भी हमेशा डिफरेंट होता है, तो एक का ज़्यादा मिलेगा, एक का क्या होगा कम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सोलवेंट के वेपर प्रेशर को ज़्यादा मान लिया और सोल्यूट का वेपर प्रेशर कम है, तो इस वजह से हमने किसको रिप्लेस किया यहाँ से, एक्स बी को। अगर आप ये कंडीशन मानते हो तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स ए को भी। तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी एक्स ए की इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा सोल्व किया है, तो ये सोल्व पूरा इस कंडीशन पे किया है ये सारा। ओके बेटा, तो अब हमने क्या करना, मान लो अगर आप ऐसे मान लेते हो ये चीज़, यानी आप क्या मानते हो कि जो सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है प्योर स्टेट के अंदर, तो बस ये क्या आएगा भी, आप देखो तो देखो क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए, यहाँ ए आ जाएगा प्लस यहाँ ए की जगह बी आ जाएगा, यहाँ पी नोट बी आ जाएगा माइनस पी नोट ए आ जाएगा। ओके, तो बस ये चेंज आ जाता है अगर आप दोनों को चेंज कर देते हो, यानी पी बी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट को हाई मानते हो पी नोट ए से। ओके, तो अब कर लेते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं सोलवेंट के लिए, फिर हम दोनों को कंबाइंड कर देते हैं सोलवेंट और सोल्यूट को, तो आपके पास एक ग्राफ आ जाता है सॉल्यूशन का। तो पहले देखो सोलवेंट के लिए पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग था भी पी ए इज इक्वल टू, यानी सोलवेंट के लिए वेपर प्रेशर था। अगर मैं इसको लाइन की इक्वेशन के साथ मैच कर लेता हूँ ग्राफ के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c क्या होगा आपका 0, यानी c क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट 0, तो ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होता है। अब देखो ये क्या आपका स्लोप है भी, तो स्लोप की वैल्यू क्या है, पी नोट ए आएगी, और x एक्सिस के ऊपर आएगा आपके मोल फ्रैक्शन, और y एक्सिस के ऊपर आता है पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। तो मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, जैसे ही देखो तो ये पी ए इस साइड y एक्सिस के ऊपर, और इस साइड क्या आएगा आपका एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन। ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, तो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये वैल्यू क्या होगी भाई 1 होती है। अब देखो आपने स्टडी किया था पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि अगर आप पी ए की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होगी। अगर एक्स ए की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती है। तो ग्राफ आता है आपका एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है भाई, ठीक है। पी ए इक्वल टू, इसको सोल्व करो, पी नोट ए एक्स ए, ये था। अगर एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो पी ए किसके इक्वल आएगा, पी नोट ए के, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, पी नोट ए आ जाती है भाई, यानी इसके ऊपर। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, पी नोट ए, यानी ये आपका स्लोप था, और ये ग्राफ किसके लिए था आपका, सोलवेंट के लिए। तो सेम ग्राफ आएगा आपका सोल्यूट के लिए। देखो भाई, तो ये ग्राफ था आपका सोलवेंट का। अब हम क्या करते हैं, सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ग्राफ को मैच कर देते हैं, तो आपके पास टोटल ग्राफ आ जाता है सॉल्यूशन का। देखो इस साइड ग्राफ था जो, ये क्या था सोलवेंट का। अगर मैं दूसरी साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ सोल्यूट का ग्राफ, तो देखो ये तो था आपका ग्राफ सोलवेंट का यानी पी ए का। अगर इस साइड से स्टार्ट करूँगा तो सेम ऐसे ही ग्राफ आएगा, सेम इस साइड एक्स बी की वैल्यू 0 ले रखी है, जैसे इस साइड मूव करते जाओगे एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1, इस पॉइंट के ऊपर। जैसे एक्स बी की वैल्यू 1 आती है तो ये पॉइंट आ जाता है आपका पी नोट बी। कैसे आया देखो, ये पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी बी इज इक्वल टू, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो क्या आएगा, पी नोट बी एक्स बी। अगर एक्स बी की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब पी बी किसके इक्वल आएगा, पी नोट बी के इक्वल आ जाता है भाई, तो ये पी नोट बी। सेम ग्राफ आता है इसी तरह से। अब आपके पास आ जाता है टोटल, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पी नोट बी और पी नोट ए को ज्वाइन करवा दो दोनों को, तो आपके पास टोटल ग्राफ आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पी टी किसके इक्वल होता है भाई, पी ए प्लस पी बी। ओके, तो देखो ये ग्राफ आपका जो रेड लाइन है वो किसके लिए था, सोल्यूट के लिए, और जो आपकी ब्लैक लाइन है वो किसके लिए था, सोलवेंट के लिए।
ओके। और देखो ये चीज़ें भी, ये वेपर प्रेशर है और ये पी ए बुक के अंदर नहीं लिखा होता, तो पी ए का मीनिंग क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और पी बी का मीनिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। बट यहाँ तो पी नोट बी, तो ये चीज़ क्या है, ये है वैल्यू, और पी नोट ए क्या है, ये भी एक क्या है, वैल्यू, और ये क्या आपकी एक्सिस, और ये क्या आपकी एक्सिस होती है भाई। तो ये आपकी एक्सिस थी और ये क्या आपकी एक वैल्यू है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर कि आपको ये रहे कि यहाँ तो पी ए है बट यहाँ लिखा हुआ पी नोट बी, तो ये एक वैल्यू है और ये क्या एक एक्सिस थी, जैसे ये थी देखो पी ए, ये चीज़ थी ना यहाँ, और जो ये वैल्यू आई थी पी नोट ए वो दूसरी साइड थी उस साइड, तो ये क्या एक वैल्यू है और ये क्या एक एक्सिस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी आपको सॉलिड ऐड करना है लिक्विड के अंदर, या फिर इसका दूसरा नेम होगा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या हो गए, वो सॉल्यूट जिनको इजीली अवेपोरेट नहीं किया जा सकता अभी, उनको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, जो अवेपोरेट नहीं हो गए। तो इस यूनिट के अंदर सभी जो सॉलिड हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल होंगे। सॉलिड लाइक शुगर, सॉल्ट, सुक्रोज, ये सारे क्या होते हैं अभी सॉलिड आएंगे, नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि वो अवेपोरेट ही नहीं हो पाएंगे। अगर इवेपोरेट ही नहीं हो पाते तो इसका मतलब क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या आता है, जीरो है। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। देखो भाई राउल्ट्स लॉ लगाओ इसके ऊपर, जैसे हमारे पास राउल्ट्स लॉ क्या था, पी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और पी बी के लिए क्या था राउल्ट्स लॉ, पी नोट बी एक्स बी। तो ये था भाई। अब देखो ये तो सॉल्वेंट का केस था और ये क्या था, सोल्यूट। तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या आएगा भाई, जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलाटाइल था भाई। ओके, अब टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है, सॉल्यूशन का, तो पी टी इक्वल आता है पी ए प्लस पी बी। अब देखो पी बी की वैल्यू क्या हो जाती है अभी, जीरो हो जाती है, तो किसके इक्वल आएगा, अब पी बी की वैल्यू तो होगी जीरो आपके पास, पी ए किसके इक्वल आता है, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, पी प्योर सॉल्वेंट होगा, ये प्योर सॉल्वेंट। ओके, प्लस सॉरी प्रोडक्ट यानी इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हाँ, इसके लिए ग्राफ और रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, पी टी इज इक्वल टू किसके, पी नोट ए एक्स ए आपके पास, तो लाइन की इक्वेशन से मैच करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी पी टी आएगा y एक्सिस के ऊपर, स्लोप क्या होगा, पी नोट ए होगा, और x एक्सिस पे आएगा आपका एक्स ए, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा आपका, जीरो आ जाता है भाई। तो इसके लिए हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ग्राफ क्या आएगा, देखो y एक्सिस पे क्या आएगा, पी टी, एक्स एक्सिस पे आएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ग्राफ क्या आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। और जो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, पी नोट ए होती है भाई ये वैल्यू, ठीक है ना। सेम ग्राफ आता है जैसे आपने सॉल्वेंट के लिए स्टडी किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक छोटा टॉपिक है भाई ये, देखो कि राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। कैसे, देखो आपने पता है राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, हमने स्टडी किया है। और हेनरी लॉ क्या होता है, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो ये दोनों, ये राउल्ट्स लॉ और ये क्या था, हेनरी लॉ। स्पेशल केस क्या हो गए एक दूसरे के। अगर मैं क्या करूँ, पी नोट ए की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट के इक्वल कर देता हूँ, तो दोनों लॉ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाते हैं भाई। तो ये इसका स्पेशल केस था। ओके, अब देखो सिमिलैरिटीज़।
तो सिमिलैरिटीज़ क्या, दोनों के दोनों लॉज के अंदर पहली सिमिलैरिटी है वोलाटाइल कंपोनेंट्स, यानी ये दोनों के दोनों लॉ वोलाटाइल कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, नॉन वोलाटाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं होते भाई। नेक्स्ट होता है, देखो ये दोनों के दोनों के अंदर, इसके अंदर देखो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एक्स ए के, और इसके अंदर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एक्स ए, यानी दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये इनके बीच में सिमिलैरिटी थी। उसके बाद आता है डिफरेंस, तो इनमें डिफरेंस क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसके अंदर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हैं पी नोट ए, और हेनरी लॉ के अंदर हम यूज़ करते हैं के एच। तो ये इनके बीच में क्या था, डिफरेंस था भाई। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।